हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आतिफ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम बेसिकली एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे और वर्क के कंसेप्ट को भी समझेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो वर्क और एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या फिर जानते हैं तो उन्हें कुछ डाउट है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी क्या है। अगर आम दुनियावी भाषा में इसकी बात करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एनर्जी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि दो लड़के हैं। एक लड़का जो दिन भर घर में रहता है, टीवी देखता रहता है, खाता रहता है, बेड पे पसरा रहता है, कोई काम नहीं करता। दूसरा लड़का वो है जो सुबह सुबह उठ के फील्ड पे दौड़ने जाता है, फिर आता है और फिर अपने काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और सारे घर के काम करता है, दिन भर एक्टिव रहता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, तो आप आंख बंद करोगे और कहोगे वो लड़का जो दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहता है और दिन भर काम करता रहता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी को आप डिफाइन कर रहे हो वर्क के फॉर्म में। वर्क को देखते हुए आप एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि एनर्जी का रिश्ता आप वर्क से बता रहे हो। तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम फिजिक्स में एनर्जी का डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह से है। एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी को समझने से पहले हमें पहले वर्क समझना पड़ेगा। ये वर्क टर्म आ गया ना, तो इसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखो, आम दिनचर्या की भाषा में वर्क किसी भी काम को कहा जाता है। जैसे झाड़ू लगाना एक काम हो गया, ठीक है, रूम साफ रखना एक काम हो गया, स्कूल जाना एक काम हो गया, टीवी देखना एक काम हो गया। लेकिन फिजिक्स में वर्क एक स्पेसिफिक डिफिनेशन है इसका। वो किस तरह से है? वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ये क्या कह रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि ये ग्राउंड है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, भारी बॉक्स है, ठीक है, और एक लड़का है। ये इस पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस फोर्स इट डिस्प्लेसेस थ्रू बाई एस। ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? एस अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। कुछ मीटर, एस मीटर कुछ कवर करता है। तो वर्क कितना होगा? वर्क जो डिफाइन हुआ तब वर्क क्या होगा, जो भी आपने फोर्स लगाया जितने मैग्नीट्यूड का, वो मल्टीप्लाई कर दो उसको जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे। ठीक है, तो एक चीज और समझ लो कि मान लो कि ये ग्राउंड पे बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं आपको इसे फील दिलाता हूँ थोड़ा सा। ये ग्राउंड पे बॉक्स रखा हुआ है, इस लड़के ने इस पे फोर्स लगाया, खूब फोर्स लगाया, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। मैंने आपसे पूछा कि इसने कोई वर्क किया या नहीं। आप बोलोगे सर भले ही इसने फोर्स लगाया हो या ना लगाया हो, बॉक्स तो वहीं का वहीं है, मुझे तो कुछ काम होता नहीं दिख रहा। नहीं सर, बॉक्स वहीं का वहीं, इसने कोई काम नहीं किया है। हालांकि इसने फोर्स लगाया लेकिन इसने कोई वर्क नहीं किया है। फिर दूसरे केस में अगर मैं बोलूं कि बॉक्स तो डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन ये कुछ फोर्स नहीं लगा रहा, कोई और इसे खींच रहा है, तो इसने वर्क किया या नहीं किया? बोलोगे सर इसने तो फोर्स ही नहीं लगाया, भले ही डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन इसने तो फोर्स ही नहीं लगाया, तो ये वर्क कैसे कर सकता है? तो एक चीज समझ में आ रहा है कि वर्क के होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना जरूरी है। और ये डिफाइन किस तरह से है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पर फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था, तो यहाँ वर्क हुआ कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं वर्क का। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वर्क का हो जाता है न्यूटन मीटर, इसी को जूल कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर जूल तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। जी हाँ, एनर्जी का होता है और वर्क का भी होता है। तो एनर्जी और वर्क ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वर्क एक तरह का तरीका है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का या कन्वर्ट करने का। जैसे सपोज करो कि ग्राउंड पे एक भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है, वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और एक लड़का उसे धकेलता है। वो छोटा सा बच्चा वो उसे धकेलने की कोशिश करता है, उसे मूव करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है? मस्कुलर एनर्जी लगाता है, मस्कुलर एनर्जी लगाता है और वो उसे पुश करता है, वो फिर लुढ़कने लगता है। ठीक है, तो उसने कुछ मस्कुलर एनर्जी लगाई, वो थका, और वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी खर्च हुई वर्क करने में, उसके उस एनर्जी के द्वारा वर्क किया गया। और जिस पर वर्क हुआ यानी कि सिलेंडर, उसने एनर्जी गेन किया। कैसे गेन किया? वो पहले रेस्ट पे था, मूव करने लगा, यानी कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो समझ रहे हो, वर्क क्या है?
एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। मतलब एनर्जी आपके पास है या नहीं ये कैसे पता लगता है? आप अगर वर्क कर सकते हो तो आपके पास एनर्जी है। कौन सा वर्क? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये कर सकते हो तो आपके पास एनर्जी है। आपके पास कितनी एनर्जी है? तो जितना आप वर्क कर सकते हो उतनी एनर्जी आपके पास है। इसीलिए दोनों का यूनिट सेम है। और एनर्जी के डेफिनेशन में डायरेक्ट वर्क ही इस्तेमाल किया गया है, ना कि किसी अलग फॉर्मूले की तरह वर्क इनटू समथिंग करके डायरेक्टली यूज किया गया है। यानी सीधा सीधा एनर्जी को डिफाइन किया गया वर्क की तरह। आपके पास एनर्जी है यानी कि आप वर्क कर सकते हो। आप वर्क कर रहे हो यानी कि आपके पास एनर्जी है। ठीक है, आप कितना एनर्जी आपके पास? जितना आप वर्क कर सकते हो। यानी कि जितना जूल आपके पास एनर्जी उतना जूल आप वर्क कर सकते हो। या फिर बोलूँ कि जितना जितना जूल आप वर्क कर रहे हो उतनी एनर्जी आपके पास होगी। ठीक है, तो एनर्जी समझो ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि छिपा हुआ वर्क करके वो दिखता है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। और वर्क क्या एक तरह का तरीका जिससे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और एक बात याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट या आदमी वर्क करता है उसकी एनर्जी घटती है, और जिस पर वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है। जैसे सिलेंडर वाली केस में हमने देखा था, वो बच्चा उसे पुश कर रहा था सिलेंडर को, तो वो मस्कुलर एनर्जी लगा रहा था, वो थकता है थोड़ा, वो एनर्जी खर्च होती है। और वो एनर्जी जाती क्या? उसके द्वारा वो वर्क करता है। वर्क जिस पर करता है यानी कि सिलेंडर पर, वो एनर्जी गेन करता है। पहले रेस्ट पे रहता है, फिर वो मोशन में आ जाता है, यानी कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो याद रखना, जो वर्क करेगा उसकी एनर्जी घटेगी, और जिस पर वर्क किया जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहा है, जहाँ फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एफ एस कॉस थीटा, ये कहाँ से आ गया सर? तो देखो भाई वो कहाँ से आया, दोनों चीज सेम ही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, ये ग्राउंड पे एक भारी भारी बक्सा भारी बॉक्स है ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है। मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि फिगर गंदा हो जाएगा। और मैं उस लड़के को कहता हूँ कि इसे पुल करो अपने तरफ, खींच करके इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके जाओ। तो वो लड़का एक रस्सी स्ट्रिंग बांध के उसे खींचता है अपनी तरफ ग्राउंड पे। वो इस डायरेक्शन में खींचता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल बना के खींचता है। तो जब वो खींचता है तो वो इस तरफ खींचता है, लेकिन बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि वो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसने वर्क किया कि नहीं किया? आप बोलोगे सर तो फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क हो सकता है। लेकिन आपने बोला कि फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा तो नहीं है। वो उधर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, यहाँ भी वो वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो देखो, जब ये रेस्ट पर था, फिर वो जब डिस्प्लेसमेंट लिया, मूव करने लगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में तब तक बना रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि उस पर कोई बाहरी फोर्स जब तक नहीं लगेगा तो वो मूव ही नहीं कर सकता। तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि इस पर कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अब हमें नहीं पता कि वो फोर्स क्या है, तो हमने एफ डैश मान लिया है। ठीक है, तो अब देखो हमें दिया हुआ कि एफ फोर्स, माना कि एफ फोर्स उसने लगाया इस डायरेक्शन में, कुछ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना के, और डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया एस। ये तीन चीज़ हमें पता है, हमें एफ डैश नहीं पता है। तो हम एफ डैश के द्वारा किया गया वर्क कैसे निकालेंगे, है ना? तो वर्क के फॉर्मूला में क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता है एस, लेकिन एफ डैश नहीं पता, तो हमें पहले वो पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो देखो, इस पॉइंट से, माना कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी। ठीक है, तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखो, हमें क्या पता करना, एफ डैश। हमें पता क्या है? हमें हाइपोटेन्यूज पता है, एफ पता है, हमें थीटा एंगल पता है, और हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स है यानी कि बेस, वो पता करना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस केस में? एफ डैश है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश कितना आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ कॉस थीटा, एफ डैश इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। जाहिर सी बात है ना, जब ये एफ नहीं था तो ये एफ डैश भी नहीं था। तो जाहिर सा बात है कि एफ डैश जो पैदा हुआ ये इस एफ फोर्स की वजह से ही पैदा हुआ है। तो इसलिए उसके इक्वेशन में एफ तो आना ही आना है। तो हमें एफ पता था, थीटा पता था, एस पता था, एफ डैश नहीं पता था, वो पता चल गया। एफ डैश इक्वल्स टू क्या है? एफ कॉस थीटा है।
तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स पता चल गया जो कि है एफ कॉस थीटा। तो अगर हम वर्क डन बाई दिस एफ डैश फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स जो कि था एफ डैश इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, एफ डैश नहीं पता था, वो पता चल गया, उसका वैल्यू रख दिया तो क्या हो गया एफ कॉस थीटा इनटू एस। इसी को सजा के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और इसे ही कह दिया गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे लिखा जाता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, तो अब पता चला कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा कैसे आया है। अब यहाँ देखो, यहाँ एफ इंटू एस कैसे था, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो यहाँ देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, यानी कि थीटा कितना था, 0 डिग्री था। तो जब कॉस थीटा यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये बन जाएगा एफ इंटू एस जो कि यहाँ था। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि एनर्जी क्या है उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, वर्क डन क्या है उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट बारी मैं एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि एनर्जी क्या है। वर्क करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से आप वर्क कर पाते हो, और जब आप वो वर्क करते हो तो आपकी एनर्जी खर्च होती है। कितनी होती है, जितना आपने वर्क किया है। कितना जूल खर्च होता है, जितना जूल आपने वर्क किया है उतना जूल खर्च होता है। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी घटती है, जिस पर वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।